हेलो, वेलकम टू टंकेश्वर हब। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है चार्ज। और हम इसको बेसिक से अप टू द कंपटीशन लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। और इसका जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा वो हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो टंकेश्वर हब के नाम से ही है। वहाँ आप PDF डाउनलोड कीजिए क्वेश्चन का और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वीडियो सॉल्यूशन या फिर पेन पेपर सॉल्यूशन दे देंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है हमारा चार्ज। चार्ज के बारे में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं जैसे, ठीक है। देखिए चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी बॉडी का, किसी भी मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। तो चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। अब कैसा प्रॉपर्टी? ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण ये किसी दूसरे बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है, ठीक है। दूसरे वे में हम बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का जिसके कारण ये या तो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स, या फिर प्रोड्यूस भी करता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि हम बोल सकते हैं ये प्रोड्यूस भी करता है, जिसको हम जनरेट करना भी बोल सकते हैं। प्रोड्यूस भी करता है और ये एक्सपीरियंस भी करता है। क्या एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। ये किसके बारे में बता रहे हैं हम? चार्ज के बारे में बता रहे हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का जिसके कारण वो या तो किसी को दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, ठीक है। या फिर दूसरे वे में बोल सकते हैं चार्ज किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो प्रोड्यूस या फिर एक्सपीरियंस करता है। प्रोड्यूस या फिर एक्सपीरियंस करता है क्या? इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, चार्ज का रिप्रेजेंटेशन, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप क्लास 10 क्लास में पढ़े भी होंगे। Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम भी होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब आता है क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, दो टाइप का क्वांटिटी होता है ना, एक स्केलर एक वेक्टर। तो चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि ये फिजिकल जो क्वांटिटी है ये डिराइव्ड है या फिर फंडामेंटल है। मतलब बेसिक या फंडामेंटल है या फिर डिराइव किया हुआ है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या फिर प्रॉपर्टी है किसी मैटर का जिसके कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, यह स्केलर क्वांटिटी, और हम बोल सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी है। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया चार्ज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। चलो हम चार्ज के बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा है टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है। दो टाइप का चार्ज होता है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये दोनों टाइप का जो चार्ज है इनको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो टाइप ऑफ चार्जेस दिए थे, पॉजिटिव नेगेटिव। एक बात हम आपको बता देते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ वैसा नहीं है जैसे कि हम आँख से देख रहे हो, हाँ ये पॉजिटिव है, हाँ ये नेगेटिव है। आँख से देख के नहीं बता सकते, ये बस एक एजम्पशन है, ठीक है। कि अगर ऐसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसा कर रहा है तो ये नेगेटिव। मतलब दो काइंड ऑफ चार्जेस को बस डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दे दिया गया है, ठीक है। अदरवाइज आपसे कोई अगर पूछे कि मान लीजिए कोई बॉडी में, किसी बॉडी में मान लीजिए 2 कूलम माइनस चार्ज है और दूसरे किसी बॉडी में +2 कूलम चार्ज है, तो किस में ज़्यादा चार्ज है? तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि दोनों में इक्वल चार्ज है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि दो अलग अलग टाइप का चार्ज है। एक पॉजिटिव नाम दे दिया गया और एक नेगेटिव। बाकी दोनों का वैल्यू जो होता है या दोनों का हम बोल सकते हैं क्षमता बोल सकते हैं, वो इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बस पॉजिटिव नेगेटिव बस रिप्रेजेंट करने के लिए दिया हुआ है, इट इज़ नथिंग एल्स, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अगला आते हैं डिफिशियंसी और एक्सेस किसको बोलते हैं। देखिए उससे पहले एक छोटा सा चीज़ हम आपको बता देते हैं। जब भी कोई चीज़ ट्रांसफ़र होता है, मतलब यहाँ चार्ज के ही बारे में हम बता रहे हैं, जब भी कभी चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, ना कि प्रोटॉन,
ठीक है, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रोटॉन कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। मान लीजिए हम एक एटम का न्यूक्लियस बना दिए यहाँ पर, जहाँ पर उसका पॉजिटिव चार्ज है और उसका ऑर्बिट बना देते हैं, मान लीजिए 2 ऑर्बिट बना देते हैं, ठीक है। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, हम 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो ऑब्वियसली हमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ एनर्जी हम देंगे तब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। मान लीजिए हम कुछ एनर्जी दिए और इस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दिए, ठीक है। तो अब बचा 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। देखिए, अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बीच में एकदम मिडिल में रहता है, अंदर में रहता है, न्यूक्लियस के अंदर में रहता है प्रोटॉन। उसको रिलीज करने के लिए, उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, जिसके कारण प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होता है, मतलब प्रोटॉन कभी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है जल्दी, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उससे बहुत कम एनर्जी लगता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल होता है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है यहाँ से वहाँ, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम डेफिशिएंसी और एक्सेस का मीनिंग क्या है। मान लीजिए कोई बॉडी है, हम बॉडी ए बनाते हैं और एक बॉडी बी बनाते हैं। यहाँ पर हम 4 पॉजिटिव चार्ज को दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम पॉजिटिव चार्ज को दिखा देते हैं। यहाँ पर हम पहला बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं और दूसरा बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, बॉडी नंबर ए में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें ओवरऑल चार्ज क्या होगा? -1 होगा। इस बॉडी में ओवरऑल चार्ज कितना होगा? -1 होगा। बॉडी नंबर बी में ज़रा ध्यान देते हैं। बॉडी नंबर बी में एक प्रोटॉन ज़्यादा है, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए इसमें चार्ज कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब यह ध्यान दीजिए, डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है कमी। डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है कमी। अच्छा, इसमें कौन से बॉडी में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है? जब भी हम डेफिशिएंसी और एक्सेस की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। इसमें से कौन से बॉडी में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है? बॉडी नंबर बी में ना, बी में इलेक्ट्रॉन का कमी है ना, एक ठो इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसीलिए देखिए पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ताकि एक ठो प्रोटॉन ज़्यादा है। लेकिन एक्सेस की अगर बात करें तो बॉडी नंबर ए में एक्सेस है, बॉडी नंबर ए में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बॉडी नंबर बी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कमी है। आया समझ में कॉन्सेप्ट क्या है डेफिशिएंसी और एक्सेस का? जब भी बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन के ही रिस्पेक्ट में बात करते हैं, डेफिशिएंसी और एक्सेस का। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है यूनिट के बारे में। देखिए, यूनिट, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सब आप सुनने होंगे, क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो अभी सुन लीजिए। बहुत सारे सिस्टम होता है, 3-4 सिस्टम का नाम मालूम होना चाहिए, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। लेकिन इसके अलावा भी प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में भी कुछ यूनिट्स का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, इसका भी रीज़न है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करके अभी जस्ट बताते हैं। तो वैसा यूनिट जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादातर यूज करते हैं, जो शायद एसआई यूनिट से भी बड़ा होता है, ठीक है, जो शायद एसआई यूनिट से भी बड़ा हो सकता है, सच टाइप ऑफ यूनिट आर कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। तो पहले हम एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम, कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम आपको एक फार्मूला बताए थे कुछ देर पहले कि चार्ज इज इक्वल टू होता है करेंट इनटू टाइम। अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, अभी जस्ट बताए, देखिए यहाँ से, ठीक है। अच्छा, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और टाइम की यूनिट क्या होता है? सेकंड। आप स्मॉल एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेकंड को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम एक कूलम को डिफाइन करना चाहेंगे तो एक कूलम इज इक्वल टू क्या होगा? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए।
ऐसा यूनिट तो कूलम आपको पता चल गया। अब आता है प्रैक्टिकल यूनिट में। प्रैक्टिकल यूनिट हम वैसा यूनिट को चूज करते हैं जो हमको क्वांटिटी तक मेज़र करने में थोड़ा आसानी दे। जैसे कि मान लीजिए हम आपको अगर बोलते हैं कि 1,00,000 कूलम कहीं पर मान लीजिए मेज़र करना है आपको 1,00,000 कूलम, तो 1,00,000 कूलम आप 1,00,000 थोड़ा अजीब लगता है और टाइप का 1,00,000 पूरा लिखने में, एक में जीरो बैठाते जाइए, ऐसा थोड़ा और लगता है। उसके लिए एक पार्टिकुलर यूनिट अगर होता तो 3-4 ऐसा नंबर में हम उसको 1,00,000 को भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। कैसे, ध्यान से देखिए। हम जो रियल लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं वो फाराडे का यूनिट यूज करते हैं। 1 फाराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। 96,500 कूलम होता है 1 फाराडे। इसका मतलब अगर हम 1,00,000 कूलम का बात करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग फाराडे में ही हम पार हो सकते हैं। मतलब 1,00,000 को हम 1 पॉइंट में ही रिप्रेजेंट करके पार कर गए। इसीलिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी का प्रैक्टिकल यूनिट भी रखा गया है फिजिक्स में, ठीक है, और जो कि हम रियल लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो था वो आपका फाराडे था, ठीक है। अगर आते हैं डायमेंशन की बात में, तो देखिए डायमेंशन बहुत ईजी है। अगर आपको फार्मूला मालूम है तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए डायमेंशन किसका निकालना है, चार्ज का निकालना है, ठीक है। अब चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, करेंट इंटू टाइम होता है, ठीक है, इज इक्वल टू करेंट का डायमेंशन क्या होता है, ए होता है ना। करंट का डायमेंशन ए होता है। डायमेंशन का साइन दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट होता है डायमेंशन का साइन फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा, टाइम का कैपिटल टी होता है, टाइम का कैपिटल टी होता है। इसका मतलब आपका चार्ज का डायमेंशन क्या मिल गया, ए टी, ठीक है। चार्ज का डायमेंशन क्या निकल गया, ए टी, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स है चार्ज का, वो बता देते हैं क्योंकि आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो, ठीक है। सबसे बड़ा जो यूनिट चार्ज को अभी तक रखा गया है, सबसे बड़ा यूनिट जो माना गया है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, हम यहाँ एक रिलेशन लिख देते हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा, आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू होता है 3 × 10 इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलम। ये कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ अगर तीनों यूनिट की अगर बात करेगा, तीनों यूनिट को आपस में कंपेयर किया जाए तो सबसे बड़ा यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। सेकंड नंबर में आएगा आपका कूलम, पहला ये आएगा, सेकंड में कूलम आएगा, और थर्ड में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और EMU का फुल फॉर्म क्या बोले थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ESU यूनिट जो है इसी को आप बोलते हैं CGS यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को ही CGS यूनिट बोला जाता है, सेंटीग्राम सेकंड यूनिट, CGS यूनिट, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा यूनिट, प्रैक्टिकल और डायमेंशन, ये सब सारा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमको नहीं लगता कि कुछ और टॉपिक छूटा है, मैंने सारे टॉपिक को डील कर दिया है, ऐसा यूनिट वगैरह सब हो चुका है। अगर आपको और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।